हाँ जी बच्चों सुनिएगा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अब शांत रहिए, ठीक है। और चैट रूम में मानसी है और नम्रता है। बेटा आगे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 54 बी क्या कहता है? सेक्शन 54 बी कहता है अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, क्या हुआ है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है जी। किस चीज पे हुआ? ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। 54 क्या कहता था, किस चीज पे हुआ है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है जी। तो आपको हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। तो ये एग्रीकल्चर लैंड एक्चुअली होती क्या है, इस चीज को समझ लें पहले कि एग्रीकल्चरल लैंड मींस खेती बाड़ी करते हैं, ऐसे लिख दूं? means land used for agricultural activities at least prior to 2 years from the date of sale by himself or by parents। बात समझ में आई? एग्रीकल्चर लैंड को आप एग्रीकल्चर लैंड कब कहेंगे? जबकि आपने से बेचने से पहले कम से कम 2 साल तक यूज किया हो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में, और आपने किया हो या आपके पेरेंट्स ने किया हो, तभी हम कहेंगे। वरना अगर 6 महीने के अंदर कोई लैंड खरीद के आपने विदाउट एनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में यूज किए उसको बेच दिया, तो वो शॉर्ट टर्म क्या, वो एग्रीकल्चरल लैंड ही नहीं मानी जाएगी। बात समझ में आई? ओके चलो जी आगे चलते हैं। अब ऐसी एग्रीकल्चरल लैंड का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था उसको आपने इन्वेस्ट करना है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में, सॉरी एनी एग्रीकल्चर लैंड में, एनी एग्रीकल्चरल लैंड। सर एनी एग्रीकल्चर लैंड का मीनिंग क्या है? अर्बन भी हो सकता है, रूरल भी हो सकता है। हाँ जी, अर्बन भी हो सकता है और रूरल भी हो सकता है। और ये वाली एग्रीकल्चर लैंड कौन सी है? ये सर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ही होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो कैपिटल एसेट पे ही होगा ना, और रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल एसेट ही नहीं है। तो याद रखना, अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन में दे दूं कि मिस्टर एक्स सोल्ड रूरल एग्रीकल्चर लैंड and he purchased another land for rupees so and so, so section 54b will not be applied। क्यों? सर अगर बिकने वाली चीज जो है वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो क्या उसके ऊपर कैपिटल गेन आएगा? नहीं सर, क्योंकि कैपिटल एसेट ही नहीं है। और ऐसे प्रॉफिट्स को अगर आप आगे फर्दर इन्वेस्ट भी कर देते हो तो उसकी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। किसकी? सेक्शन 54 बी। तो सेक्शन 54 बी में प्रिवेल करने के लिए होना क्या चाहिए एक कैपिटल एसेट को? सर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। और इन्वेस्टमेंट कहाँ होनी चाहिए? किसी में भी कर दो, चाहे रूरल में कर दो चाहे अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में कर दो। ये बात समझ में आई? ओके अच्छा, अब ये जो हमें इन्वेस्टमेंट करनी है ये कितने टाइम पीरियड में करनी है? सर ये हमें करनी है विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। अच्छा जी, अगेन वही वाली बातें जो लास्ट क्लास में मैंने सिखाई थी आप लोगों को कि आप क्या करेंगे। अगर आप ड्यू डेट से पहले पहले पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं न्यू एग्रीकल्चर लैंड में, यानी कि ये जो इसमें जिसमें करना था
अगर आप कर देते हैं तो ठीक है, ड्यू डेट से पहले पहले। अगर आप ड्यू डेट से पहले नहीं करते तो आपको पैसा कहाँ डिपॉजिट करना पड़ेगा सर? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 में आपको पैसा डिपॉजिट करना होगा, और ना केवल डिपॉजिट करना होगा बल्कि आपको निकाल करके इन्वेस्ट भी करना होगा न्यू अर्बन और रूरल एग्रीकल्चर लैंड में विद इन द टाइम लिमिट, अदरवाइज द अमाउंट बिकम टैक्सेबल व्हेन टाइम लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट गेट लैप्स या ओवर। ठीक है जी, ये याद आ गया तुम्हें? लिखा था हमने, यहाँ पे हम लिख देते हैं सर, यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ, द अमाउंट of long term capital gain should be invested into new agricultural land or amount should be deposited where? In capital gain account scheme। ठीक है ना? Amount should be deposited before due date of return of income। और यहाँ क्या लिख दूं मैं? Amount so deposited should be withdrawn to invest in new agricultural land before time limit of investment get lapse। Otherwise the amount become taxable। ओके, एक बात और देखी थी हमने, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम लिखा है। एक बात और देखी थी हम लोगों ने, द न्यूली परचेस्ड एग्रीकल्चरल लैंड should not transferred before 3 years from the date of purchase। लेकिन अगर हम नहीं बेचना चाहते और कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया है, ठीक है, तो ये एग्जम्पशन बनी रहेगी। अच्छा, इसको पूरा लिखते हैं, बिफोर 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, अदरवाइज अमाउंट exempted earlier become taxable in the year of sale। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है? कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब क्या हुआ कि अगर हम बेचना नहीं चाह रहे लेकिन
जबरदस्ती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको छीन लिया है हमसे, तो फिर ये एग्जाम्पशन जो है वो बनी रहेगी। ठीक है जी, ये पुराने वाले जैसा ही है। जी जनाब, आपके पास में ये क्वेश्चन है 54 बी से रिलेटेड। यहाँ लिखा हुआ है मिस्टर एक्स परचेज एग्रीकल्चर लैंड फॉर रुपीज 5 लाख एज ऑन 1 जनवरी 2014 एंड ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 50 लाख एज ऑन 1/4/2018, यानी कि करीब 4 साल बाद उसने बेच दिया। तो 2 साल की वो जो कंडीशन थी खेती करने की वो पूरी हो गई है, हमने ऐसा माना है। ठीक है नहीं, 2 साल एग्रीकल्चर लैंड को एग्रीकल्चर लैंड तभी मानेंगे ना जब कम से कम 2 साल तक उसके ऊपर 3 साल न्यू परचेज को हम 2 साल कम से कम मानते हैं ना। ठीक है, आगे लिखा हुआ उसने ही परचेज अनदर रूरल एग्रीकल्चर लैंड, उसने कैपिटल गेन कुछ कमाया होगा और फिर उससे उसने रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीद लिया 10 लाख रुपए का और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड 70 लाख रुपए का खरीद लिया 1 जून 2018 को। 1 जून 2018 मतलब करीब करीब 2 महीने बाद ही, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम से पहले उसने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब सारा या पूरा या अधूरा या कैसा ही है, क्वेश्चन प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तो पता लगेगा, अभी तो दिखाई दे रहा है कि सारा ही कर दिया होगा। इसके बाद लिखा हुआ इसने है ना दोनों की दोनों एग्रीकल्चर न्यूली एग्रीकल्चर लैंड को इसने 25 और 90 लाख रुपए में बेच दिया 28 मार्च 2019 को, यानी कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम से पहले। हमने क्या कहा था, इसको 3 साल तक अपने पास रिटेन करना। इसने कहा मैंने तो बेच दिया, कर लो जो करना है। हमने कहा अभी करके दिखाते हैं। आगे लिखा हुआ है पार्ट बी में, क्या हो आपका आंसर अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड उसने खुद ना बेची हो लेकिन कंपल्सरी एक्वायर कर ली गई हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कब 28/3/2019 को, यानी कि उसी डेट पे। हाँ 3 साल नहीं रोका, 3 साल नहीं रोका और 90 में बेच दी, वो तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी का पार्ट 2 क्या कह रहा है, कहता है अगर उसने खुद नहीं बेची होती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपल्सरी एक्वायर कर ली होती 98 लाख की, तो आपका जवाब क्या होता। और आप ये मान करके इस क्वेश्चन को करो कि 98 लाख में से सिर्फ 5 लाख रुपए ही कंपेंसेशन रिसीव हुआ 1 जुलाई 2021 को, यानी कि अभी कंपेंसेशन रिसीव भी नहीं हुआ, बहुत समय बाद कंपेंसेशन रिसीव हुआ पार्ट बी के अंदर, और वो भी सिर्फ 5 लाख। जी बताइए। मैं ये कह रही हूँ जो 5 लाख वाली उसने परचेज की, मतलब जो 50 लाख वाली उसने बेची थी, उसमें भी तो वो 3 साल नहीं रुका ना। हाँ 3 साल क्यों नहीं रुका, 2014 से 2018 तक 4 साल माने जा रहे हैं आजकल। नहीं ये नहीं, उसका सेम किया ना 1/4/18 को, उसके बाद उसने परचेज कर लिए, तो उसको रुक के परचेज करनी चाहिए थी। सर सेल तो 2 साल की थी ना, 2 साल की थी, 3 साल तो ये था कि परचेज कर सकता है। हाँ तो इतना बोल लेते हैं 3 साल। सर इसका एग्जाम्पशन दोनों मिलेगी। एग्जाम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो पूछिए, वरना मैं इसको करके दिखाऊं। आइए, नहीं मैंने पूछा थोड़ी है, मैं तो क्वेश्चन करने में कह रहा हूँ। आइए क्वेश्चन करते हैं, लिखिएगा कंप्यूटेशन ऑन पेपर करना है हमें ये क्वेश्चन, क्योंकि उसी के नंबर मिलने वाले हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन of Mr. X for assessment year so and so। ठीक है जी, पहले पहला पार्ट कर रहा हूँ। सर इसमें कैसे लेंगे, इसमें भी पार्ट ए का अलग पार्ट ए का लेंगे 28/3/2019 को बेची है ना, तो 18-19 में बेची है तो 19-20 इनका असेसमेंट ईयर हो जाएगा। तो हम करते हैं जी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। सेल्स कंसीडरेशन कितना होगा 50 लाख, 50 लाख रुपए का उन्होंने इसको बेचा है। रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर तो कुछ है नहीं, नेट कंसीडरेशन 50 लाख,
माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 5 लाख रुपए का परचेज किया था, सेल किस साल किया उसका CII बता दो। सेल किया हमने 18-19 में, और इसे परचेज कब किया गया था? 13-14 में। नहीं सर 14-15 में। चेक कर लें, 14-15 कह रही है बच्ची। सर 13-14 1 जनवरी 2014 को 13-14 मनी डेट्स देखनी सीखिए। सर मेरा 1 हो गया सर 280 और 220 280 और नीचे 220। ओके जी, इम्प्रूवमेंट तो ना है ना हो सकती। 63 ये आया 63 63 64 6,36,364 रुपए मात्र। ये आ गया हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बताएं। 4363 4363 636 636। ओके, अच्छा जी आगे चलते हैं। अब इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है तो इनको एग्जम्पशन लेने का अधिकार है। एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54B, परचेज ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। एक बात बताइए आप मुझे, कृपया एक बात बताएं। हेलो, कृपया एक बात बताएं। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या चाहेंगे आप कि मैं यहाँ पे रूरल एग्रीकल्चर लैंड लिख दूं नहीं सर और फिर उसको अर्बन एग्रीकल्चर लैंड माइनस कर दूं रिमेनिंग पार्ट के लिए? नहीं सर, वो फाइनेंशियली वाइबल नहीं है। एग्जम्पशन अभी तो पूरे की मिल जाएगी, लेकिन अर्लियर अमाउंट एग्जम्प्ट जो होगा वो हमारे पास में हम उतना ही टैक्सेबल हो जाएगा जब हम उसको बेचेंगे। या फिर यहाँ पे अर्बन लिखूं या फिर ऐसे लिख दूं? चलो तुम लोग मेरे को बताओ, परचेज ऑफ अर्बन लैंड करके लिख दूं या फिर अर्बन परचेज ऑफ रूरल लैंड भी लिखूं? पहले रूरल लिखूं फिर अर्बन लिखूं, या पहले अर्बन लिखूं फिर रूरल लिखूं? मैंने तो नहीं कहा कि कैपिटल एसेट के ऊपर ही हम दे रहे हैं, हमने तो कहा एनी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर दे रहे हैं। तो आप एग्जम्पशन लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे? नहीं, वो क्यों नहीं देंगे? देंगे। हाँ तो कैपिटल, ओहो, इसका मतलब आप भावुक हो गई। देखिए ऊपर मैंने क्या बोला? एनी एग्रीकल्चर लैंड। तो एनी एग्रीकल्चर लैंड बताइए ना। एनी एग्रीकल्चर तो कोई भी हो सकती है, रूरल भी हो सकती है, अर्बन भी हो सकती है। अब बताइए आप मेरे को कि यहाँ पे दोनों आ सकते हैं। ये मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं बता रहा हूँ, मैं पूछ नहीं रहा हूँ। तो अब आप बताइए कि आप अर्बन को पहले और रूरल को बाद में, या रूरल को पहले और अर्बन को बाद में लेना चाहेंगे? अर्बन को पहले लेंगे और रूरल को बाद में लेंगे। ठीक है, एक काम ऐसा करके देख लेते हैं, एक काम ऐसा करके देख लेते हैं। रूरल एग्रीकल्चर लैंड, अभी पता लगेगा कि इससे क्या फर्क पड़ता है। एक तीसरी कैटेगरी भी बैठी है मेरे पास में, कहता सर इससे क्या पड़ता है फर्क। अभी बताता हूँ क्या फर्क पड़ता है दीदी। लेकिन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, याद रखिए, आप अपने क्लाइंट का मैक्सिमम फायदा करवाना चाहती हैं। अब देखो यहाँ पे 70 लाख अर्बन एग्रीकल्चर लैंड था, लेकिन 70 नहीं हो सकता, सिर्फ 43, 63, 636। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये नील हो जाएगा। तो ये एग्जम्पशन तो यहाँ पे भी मिल गई, ठीक है ना। तो इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ सर? नील। और दूसरे वाले में अगर रूरल ले लेता हूँ पहले, रूरल कितनी है जल्दी बताएं? 10 लाख। और रिमेनिंग के लिए कितना बचा हुआ है? 43, 33, 63, 636। तो ये भी नील। सर तो कोई भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है? ये उनको फर्क नहीं पड़ता जो लोग ये कहते हैं कि हमें तो अभी के लिए देखना है। चलो यहाँ तक मैंने आंसर बना लिया, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। दोनों ही ऑप्शन में नील हो गया सर, क्योंकि हमें मालूम है हमने दोनों एसेट्स में, हमने दोनों ही चीजों के अंदर इन्वेस्टमेंट इससे तो कम ही की, इससे तो ज्यादा ही की है, तो इतनी एग्जम्पशन तो मिलना लाजमी।
ओके, अब ना पार्ट बी पे आता हूं मैं, एक बार पार्ट बी पे आता हूं और चेक कर लेता हूं पार्ट बी में आकर के। बोलो सर, अब मैंने कहा था 3 साल तक रखना अपने पास, लेकिन इन्होंने इसको बेच दिया। अब इन्होंने बेच दिया 25 लाख रुपए के लिए रूरल एग्रीकल्चर लैंड को, क्या उसकी एग्जम्पशन छीन सकती है? नहीं छीन सकती, क्योंकि एग्जम्पशन छीनने का तरीका क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से हम माइनस करते हैं, लास्ट क्लास में सिखाया था। लेकिन जो चीज रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो हम यहां पे बी पार्ट में लिखेंगे, बी का फर्स्ट पार्ट, एज रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट, then no capital gain shall be arised on it। यानी कि 10 लाख का हमने जो गेम खेला था वो 10 लाख रुपए का गेम बना ही हुआ है, मतलब हमने एग्जामिशन जो ली थी वो एग्जामिशन बनी ही रहेगी। लेकिन पार्ट बी में क्या होगा, आइए देखें। इसने इसको बेचा होगा, पार्ट बी के अंदर इसने इसको 90 लाख रुपए का बेचा होगा और 3 साल से पहले बेच दिया, तो हमने क्या बोला जी, सेल्स कंसिडरेशन $90 लाख, ठीक है, माइनस रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर, सर कुछ थे ही नहीं, नील, नेट कंसिडरेशन $90 लाख, सर माइनस किया हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स तो लगाएंगे नहीं क्योंकि 24 महीने से पहले ही बेच दिया इसने, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसकी कितनी थी, 70 लाख थी आई गेस, तो 70 लाख में से हम माइनस कर देंगे जो अमाउंट एग्जम्प्टेड अर्लियर था, और एग्जम्प्टेड अर्लियर कितना था, 33,636, तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ गया जी, 36,364, पक्का? 70 लाख में से इतना माइनस करो तो इतना ही आता है, चेक कीजिए कृपया, इतना ही है। और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट तो है ही, तो ये क्या आ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बताइए, 5363, फिर से 63 और फिर 6, ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। लेकिन क्या हो अगर इसको कंपलसरी एक्वायर किया गया हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो जो एग्जम्पशन है ना वो बनी रहेगी। सेल्स कंसिडरेशन में आएगा 98 लाख, रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर में नील, नेट कंसिडरेशन में 98 लाख, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जितना खर्च किया था वो पूरा का पूरा, कुछ भी एग्जम्पशन नहीं छिनेगी इसकी, 70 लाख, और यहाँ पे ये नॉट एप्लीकेबल, और अमाउंट कितना आ जाएगा, 28 लाख। और यही तो हमारा रूल कह रहा था कि अगर कंपल्सरली एक्वायर कर ली जाती है तो आपकी एग्जम्पशन नहीं छीनी जाएगी। तो एग्जम्पशन छीनने का तरीका क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कीजिए अर्लियर एग्जम्प्टेड अमाउंट, उसको हम एग्जम्पशन छीनना कहते हैं। और ये कब होगा, जब 3 साल से पहले चीज को बेच दिया जाए। और
अगर चीज को बेचा तो है, लेकिन हमने नहीं बेचा, हमसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छीन लिया है, इस तरीके से बिकी है, तो कहते हैं उस केस में आपकी एग्जम्पशन बनी रहेगी, यानी कि एग्जम्पशन आपसे छीनी नहीं जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आ जाएगी? एक्चुअल परचेज प्राइस दैट वाज 70 लाख रुपीस। और याद रखना ये दोनों ही केस इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बने हैं। जब ये सेल्फ सोल्ड है और ये कंपल्सरी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मजा आया? बहुत ही मजा आया अगर हम ऊपर वाले में जी। एग्जेम्पशन में सिर्फ अर्बन ही लेते हैं तो आई थिंक हमारा शॉर्ट टर्म में हाँ उतना ही आता। नहीं, तो नहीं आता। देखो ना, अगर हम 70 करते, यहाँ पे हम 40 से ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप ऑप्शन 1 के साथ में जा रही हैं तो हमारे पास में क्या है? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ही लिया, रूरल के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, इतना अमाउंट एग्जाम्प्ट कर दिया। चलो अब नीचे आते हैं, एग्जाम्पशन छीननी है तो 70 में से 46 समथिंग गया, यहाँ पे उतना ही अमाउंट कम हो जाएगा। आप ये देखिए, आप ये कहना चाहती हैं 43 हो जाता ना। आपने किया सेल्स कंसीडरेशन, सर इसमें ये है कि एग्जाम नेट कंसीडरेशन देख लेते हैं। ये लीजिए, नेट कंसीडरेशन से शुरू कर लेते हैं ना, 90 लाख। इसमें से आपने माइनस किया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 70 लाख माइनस 43, हाँ 636, ये माइनस करने के बाद में 364 और इम्प्रूवमेंट तो है ही नहीं, तो ये कितना आ जाएगा? 63636। जी मैडम, किस पे आप टैक्स देना चाहेंगी, इस पे या इस पे? ऊपर वाले पे। तो आप अपने क्लाइंट को ये सलाह देंगी कि आप क्या कीजिए सर, ये वाला आया कैसे? जब आपने पूरा का पूरा किसके साथ में लिया है जी? अपने पास में ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड। क्यों? क्योंकि हम इस पे एग्जम्पशन देते तो हैं लेकिन छीन नहीं सकते, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है ना कि कोई हमें टॉफी दे दे। मैंने तुम्हें क्या कहा? मैं अगर तुम्हें ये कहता हूं ये लो बच्चों टॉफी, अब जो शरारत करेगा ना उससे टॉफी वापस ले लूंगा। टॉफी क्या है? एग्जम्पशन। अब कोई ऐसा बच्चा हो जो मुझसे टॉफी ले ले और इस क्लास के बाहर चला जाए तो उससे टॉफी कैसे छीन सकता हूं? वो ज्यादा बढ़िया है ना। तो ये देखो, इसने क्या किया, मुझसे रूरल एग्रीकल्चर लैंड के नाम पे टॉफी ले ली, एग्जम्पशन ले ली, क्योंकि इसे पता था रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, बाद में बेचूंगा भी तो कोई छीन नहीं पाएगा। क्योंकि छीनना किसके अधिकार में है? कैपिटल गेन में तो आ जा पहले। जब तू कैपिटल एसेट ही नहीं है तो कैपिटल गेन, यानी कि हम क्या मोटिवेट कर रहे हैं? हम मोटिवेट ये कर रहे हैं अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच करके तू रूरल एग्रीकल्चर लैंड ले ले। रूरल एग्रीकल्चर लैंड कौन लेना चाहता है आज के टाइम पे? कुछ नहीं लेना चाहता, कोई नहीं लेना चाहता। तो हम सब अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ही लेना चाहते हैं, तो मोटिवेट करने के लिए, ताकि लोग अर्बन एग्रीकल्चर लैंड छोड़ करके रूरल एग्रीकल्चर लैंड ले लें, अर्बन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए और रूरल जो है वहां जाकर के खेती करें। इसलिए हम क्या कहते हैं कि आप एनी एग्रीकल्चर लैंड ले लीजिए, आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी और छीनने का भी खतरा नहीं है। तो आपसे आपका क्लाइंट अगर पूछता है कि सर बोलो क्या खरीदूं, मैं अर्बन भी खरीदना चाहता हूं और रूरल भी खरीद लेता हूं आपके कहने से, तो आप उसको पहले क्या देंगे एग्जम्पशन में? रूरल एग्रीकल्चर लैंड। क्यों? क्योंकि इसको अगर उसने बेच भी दिया तो एग्जम्पशन छिनेगी नहीं। लेकिन अगर सारा का सारा अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को दे दिया एग्जम्पशन, तो जैसे ही उसने बेचा उसकी एग्जम्पशन वापस से छिन जाएगी, अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये आपको जरा चेक करना है कि आप कौन सा आपके लिए फाइनेंशियली वायबल है, ठीक है ना। ये दूसरा ऑप्शन है, ये हम नहीं लेंगे, तो इसको क्रॉस लगा दूं, क्रॉस। ये हम नहीं लेंगे।
और ये भी हम नहीं करेंगे। लीजिए आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन कर लिया था ना आप लोगों ने, आंसर नोट कर लीजिए। अब अगला है हमारे पास में 54 EC। 54 EC। हाँ सेक्शन सारे खत्म हो गए, प्रोविजन आते सारे एग्जेम्पशन वाले रह गए। हाँ नहीं अभी थोड़ा है। सेक्शन 54 EC तो इसी तो हो गई है। इसी तो हो गई। इसी कभी नहीं सुना मतलब इसी ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में। अच्छा ऐसे जो हम लिखते हैं 54 ऐसे बी डिक्शनरी नहीं पढ़ी कभी तुमने? वही तो सर। या अल्लाह कैसी लड़की है, कह रही इसी तो कभी नहीं सुना, जैसे सारे सेक्शन रटे बैठी है। बाकी सब तो सुना है हमने, 54 CA सुना है, 53 CA सुना है, अब ये 54 EC आज तक तो नहीं सुना। और ये मन में क्या सोच रही है, गजब की बेइज्जती। ऐसा जरूरी नहीं है, ये भी होता है, सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज वगैरह भी तो होते हैं ना बेटा, कैसी बात। सर वो भी आते हैं। पढ़ लीजिए, मुझे पक्का भरोसा है मैं सही पढ़ा रहा हूँ। ये 54 EC तो कभी नहीं सुना। अच्छा सुनो, चलो मजाक नहीं, वो बेचारी कंफ्यूज हो गई काम का। अच्छा देखो 54 EC, अब मेरे को एक बात बताओ, 54 सेक्शन 54 क्या कहता था, क्या बेच के क्या लेना, जल्दी बोलो। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है जी। 54 B क्या कहता था, एग्रीकल्चर लैंड से एनी एग्रीकल्चर लैंड। अब 54 EC क्या कहता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ हो आपको ऑन सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, और आपको इसको इन्वेस्ट करना है शेयर्स ऑफ अभी जो मैं बताऊंगा 4 कंपनीज के शेयर्स हैं, जिसमें से कि एक है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है जी, NHAI और RECL। अच्छा, और इसको आपको इन्वेस्ट करना है, 2 के भी और लिखवा रहा हूं, अप टू ₹50 lakhs। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको लॉन्ग टर्म, लिखना नहीं है अभी, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 70 लाख का और आपने इन कंपनीज के शेयर्स परचेज कर लिए 70 लाख रुपए के, तो सर 70 लाख रुपए का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट कितने तक होगा, 50 लाख तक। 20 लाख फिर भी टैक्सेबल हो जाएगा। ओ माय गॉड, ऐसा क्या सर? हाँ, अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया 70 लाख रुपए का और यहाँ पे इन कंपनीज के अंदर पैसा डाला है 23 लाख रुपए, इन्वेस्टमेंट की है, तो रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। कितना है? 47 लाख। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास में 50 लाख की अपर कैप है, जो आज तक किसी भी सेक्शन में नहीं पाई गई, इसमें है, आपको याद रखना। डन? अच्छा जी, अब इन्वेस्टमेंट करनी है हमारे को कितने टाइम पीरियड तक, विद इन 6 months फ्रॉम द
डेट ऑफ सेल और ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम विच एवर इज अर्ली। आओ इसका मतलब समझने। ओके जी, इसका मतलब ये हुआ, आज क्या डेट है भाई बोलो? 6 सितंबर 2022। अब आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम कब आएगी? मान लो आप नॉन ऑडिटेड पर्सन हो तो 31 जुलाई 2023 में आएगी आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, ये है। ठीक है जी, आप इस टाइम पीरियड में 1/4/2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक जितना भी कमाएंगे उसकी ड्यू डेट ये है, अगर आप नॉन ऑडिटेड पर्सन है, अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं होने। ठीक है जी, तो आप मेरे को बताओ आपका टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? बोलो, टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है इस केस में? अब देखो हमने क्या कहा था, 6 महीने और ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर। अब ड्यू डेट तो हमें दिखाई दे रहा है बहुत दूर है भैया, 6 महीने पहले लैप्स हो जाएंगे। 6 महीने कब लैप्स हो जाएंगे? 6 महीने लैप्स हो जाएंगे 5 तारीख को। सितंबर से 5 महीने और सितंबर से 6 महीने क्या होते हैं जी? अक्टूबर, नवंबर, मार्च। तो 5 मार्च 2023 या 31 जुलाई 2023 विच एवर इज अर्लियर। तो केस 1 में क्या आ गया जी? या ठीक है। अगर आपको मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, मान लो कब? अपना 28 मार्च 2022 को, तो आपके 6 महीने कब लैप्स हो जाएंगे सर? 27 सितंबर 2023 22। और ड्यू डेट कब आएगी? एक सेकेंड है ना, 28 मार्च 2022 है। हाँ ठीक है, यहाँ पे 23 आना चाहिए। मान लो अगर 23 में है तो यहाँ पे क्या आएगा जी? 6 महीने इतनी डेट को आएंगे। और ड्यू डेट कब आएगी सर? 31 जुलाई 2023। ये रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट होगी। अब दोनों में से अर्लियर कौन सी है? ये भाई। तो ये बात समझ में आ गई कि इन दोनों डेट्स को चेक कैसे करना है? जल्दी बताओ, आई कि नहीं आई? देखो बेटा, मैंने ये बोला कि अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया 6 सितंबर 2022 को, इसकी ड्यू डेट आनी है कब? 31 जुलाई 2023 को। वो आपको दिमाग में रखना है अगले साल। ठीक है, तो अब इससे पहले 6 महीने कब लैप्स हो रहे हैं? 5 मार्च 2023 में। तो ये 5 महीने वाली डेट पहले आ जाती ना, मार्च पहले आ रहा है आजकल जुलाई से। और दूसरे केस में मैंने क्या, 28 मार्च 2023, यानी कि ईयर खत्म होने से 2 दिन पहले बेचा था। तो 6 महीने कब होंगे? 27 सितंबर को। लेकिन रिटर्न ऑफ ड्यू डेट, रिटर्न ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम कब होगी? 31 जुलाई 2000। तो अब कौन सा पहले है, जुलाई या सितंबर? सर जुलाई। ये हो जाएगी ड्यू डेट। तो इससे पहले हमें इन्वेस्ट करना है। अब एक बात बताओ दिमाग से सोच करके कि क्या हमारे को इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम की जरूरत है? नहीं। क्यों नहीं? अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? सर ये बड़ा बेहुदा क्वेश्चन पूछा आपने। ऐसे ही पूछता हूँ मैं, एक्सप्लेनेशन के साथ बताओ। मैंने ये कहा कि इस सेक्शन के अंदर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम चाहिए क्या अपने को? नहीं चाहिए सर। अगर नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए? शेयर्स का क्या लेना देना? कहने का मतलब ये, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम हमें तब चाहिए होती है जब ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम से आगे जा रहा होता है अमाउंट। और यहाँ पे तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 6 महीने या ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम विच एवर इज अर्लियर। यानी कि किसी भी केस में ये ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम से आगे जाएगा नहीं। जब जाएगा नहीं तो तेरे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम की जरूरत क्यों चाहिए, है ना? फिर तेरे को जरूरत ही नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा जी, आगे चलते हैं।
ठीक है, तो इसमें तो सीधा सीधा लिखा हो। अब और एक बात लिखते हैं, न्यूली परचेज्ड शेयर्स can't be sell or can't held as security against any mortgage or loan. Otherwise, before 5 years from the date of purchase, अदरवाइज क्या होगा बोलो? अदरवाइज अमाउंट exempted earlier become taxable. कुछ अलग दिखा तो मैं इसमें, कुछ अलग दिखा? 5 years अलग है ना? 5 years अलग हैं। क्यों अलग हैं सर? क्योंकि वहां पे कितना होता था और सेक्शंस में 3 साल। कुछ सोचा कि यहाँ पे 5 साल क्यों है, वहां 3 क्यों होते हैं? ये ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, और ये जो है ना, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, हालांकि इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है सेक्शन से। ये रिडीमेबल है आफ्टर 5 years, रिडीमेबल आफ्टर 5 years है ये। बात सुनो ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ? कहता आपको है ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लगाना है किसमें? शेयर्स ऑफ आरईसीएल के। आरईसीएल के ये वाले शेयर्स कौन से हैं जी? रिडीमेबल है आफ्टर 5 years। 5 साल बाद ये खुद ही वापस हो जाएंगे, रिडीम कर दिए जाएंगे। और हमें क्या रूल में बोला जा रहा है कि नए शेयर्स को तुम होल्ड करके रखना कम से कम 5 सालों तक, जब से परचेज करो। तो 5 साल बाद तो सरकार अपने आप ही रिडीम कर देगी इनको, सरकारी को। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये ना हमें इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कहां पे इन्वेस्टमेंट करने की? गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, ताकि हम जाएं और इन कंपनीज के शेयर होल्डर बन जाएं, और ना केवल शेयर होल्डर बन जाएं, 5 साल तक रिटेन भी रखें, यानी कि शेयर होल्डर 5 साल तक बने रहें। आप बेच नहीं सकते। नहीं, रिडीम करेंगे तो हमारा फिर जो अमाउंट होगा वो तो बात खत्म हो जाएगी, लेकिन जो एग्जम्प्टेड अमाउंट था ना, उसको छीना, एग्जम्पशन को छीना नहीं जाएगा। जैसे अपन खींचते करते थे ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करते थे, वो छीना नहीं जाएगा अगर आप इसको 5 साल तक होल्ड करके रखते हो। 5 साल बाद वैसे ही सरकार खुद ही पैसा दे देगी तुम्हें, और 5 साल तक की रिस्ट्रिक्शन है। तो अगर 5 साल से पहले तुम इसको रिडीम करते हो तो सोचने वाली बात क्या है? अमाउंट जो एग्जम्प्ट हुआ था वो टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर कायदे कानून से चलते हो, 5 साल बाद बेचोगे तो बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार खुद ही ले लेगी। जब सरकार खुद ले लेती है, और केसेस में क्या होता है? कंपलसरी एक्विजिशन होता है ना। लेकिन यहाँ पे सरकार खुद ही तुम्हारे से शेयर लेकर के पैसा वापस दे देगी 5 साल तक, रिटेन करके रखो। और अगर नहीं रिटेन करके रखा तो जो एग्जम्पशन मिली है वो छिन जाएगी, यानी कि जो टैक्स बेनिफिट मिला है वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। यानी कि मिसाल के तौर पे, 1 मिनट के लिए मेरी सुनो, मैंने क्या बोला? मिसाल के तौर पे मेरी आज की डेट है जी 6 सितंबर 2022। मैंने ना आज कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया इसके ऊपर, सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। और मैंने जाकर के ना 7 सितंबर 2022 को शेयर परचेज कर लिए NHAI के। कितने के? 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। हाँ जी, मैं दे रहा हूँ गवर्नमेंट को इतने पैसे, ठीक है जी। 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए मैंने जा करके। अब मैंने क्या किया? मैं गया जी मैडम के पास में, मैडम का अपना एक बैंक था। मैंने कहा मैडम देखो, मेरे पास है ना 30 लाख रुपए के शेयर्स हैं, मैं इसको बेचना नहीं चाहता, आप ना इसको सिक्योरिटी रख लो। तो इन्होंने पता है एक ना पेपर तैयार किए कि ये मुझे कुछ पैसा दे रही है, मान लो 20 लाख रुपए का लोन दे रही है,
और मेरी 30 लाख रुपए की सिक्योरिटी इन्होंने गिरवी रखी हुई है, तो ऊपर देखो एक और बात लिखी हुई है, कांट हेल्ड एज सिक्योरिटी अगेंस्ट एनी लोन, तो ये भी रूल्स का वायलेशन है। तो वो जो अमाउंट 30 लाख रुपए का एग्जाम्प्ट था ना, वो मेरी टैक्सेबल इनकम मान लिया जाएगा। किस साल? जिस साल मैंने इनसे लोन के लिए अप्लाई किया और इन्होंने उस लोन को ग्रांट कर दिया ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स। और ये ना चल करके हंस करके देगी मेरे को ऐसा लोन, पता है क्यों? क्योंकि जिस इंसान का पैसा गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर लगा हुआ होता है, गवर्नमेंट को बहुत मुश्किल से पैसा देते हैं हम, प्राइवेट कंपनी हो तो फिर भी दे देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को बहुत मुश्किल से। और ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं ये जो कि सालों साल मुनाफा नहीं कमाते। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यहाँ पे एक फ्लैट नहीं बनाने, हाईवेज बनाने हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बात समझ में आई? तो इनके शेयर्स हम ना कोई ना खरीदता नहीं है, खरीदते नहीं है तो हम कहते हैं कि ना इनको एक लालच दो। क्या लालच दो? कि ये हमारे शेयर होल्डर बने, शेयर्स परचेज करें इन कंपनीज के, तो कहते हैं हम आपको एग्जम्पशन दे देंगे अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से। अब एक बात बताओ, अब मैं तुमसे कहता हूँ सेक्शन 54 क्या कहता है? हाउस प्रॉपर्टी बेच करके हाउस प्रॉपर्टी खरीद लोगे, सेक्शन 54 मिल जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी बेच करके ये शेयर्स भी खरीद लोगे साथ में, यानी कि तुमने हाउस प्रॉपर्टी से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया कितने का? 1 करोड़ का। 70 की नई हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली और 30 के शेयर्स खरीद लिए, पूरा अमाउंट एग्जम्प्ट हो गया, टैक्स बेनिफिट मिल गया कि नहीं मिल गया? ये कह रहे हैं हम। जी सर, अब बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हमने ये नहीं कहा आपको कि आप गवर्नमेंट सेक्टर के बेच करके गवर्नमेंट सेक्टर के खरीदोगे तो आपको, हमने कहा हाउस प्रॉपर्टी बेच करके आपने शेयर्स परचेज करने हैं, वो भी गवर्नमेंट के। अगर आपने उन शेयर्स को बेचा तो जैसे ही बेचा जितने की उसके ऊपर एग्जम्पशन मिली होगी वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, फिर चाहे आप कुछ भी खरीदते फिर, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर के शेयर्स क्यों ना खरीद लो, वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। क्योंकि स्कीम ये नहीं है, सेक्शन 54 इसी ये नहीं कहता कि NHAI के शेयर बेच करके RECL के खरीद लो। सेक्शन 54 कब एप्लीकेबल होता है? जब वो कहता है हाउस प्रॉपर्टी बेच करके शेयर्स खरीदो। तो खरीद बेचने वाली चीज भी हमें पता होनी चाहिए और खरीदने जो चीज है वो भी होनी चाहिए। तो अगर आप शेयर बेच करके शेयर खरीदोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। फर्स्ट टाइम सेल मैटर करती है। हाँ, फर्स्ट टाइम सेल मैटर करती है। सर ये DRI इसकी अगर वैल्यू डाउन हो गई तो सर वो जो डाउन हो गई है अप हो गई वो तो मैटर ही दूसरा है ना, उससे हमारे कैपिटल गेन का कोई लेना देना नहीं है, वो आपका लॉस हो जाएगा ना फिर। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है सर। SBI के शेयर्स हैं, बढ़ते हैं, हाँ सर, घटते नहीं है। 3-4 रुपए बढ़ते हैं। LIC के शेयर के पीछे दुनिया पागल थी। कोई भी एक बंदा आपको ये बोलते हुए दिखाई दिया, इंक्लूडिंग मी, कि मैंने 990 का खरीदा था आज 540 पे चल रहा है। दाम कम हुए हैं फिर भी ना रो नहीं रहे हैं, विश्वास है। अरे जो मेरे पास सामान है ना तेरे पास नहीं है, 20 साल बाद मिलियो, मैं बताऊंगा तेरे को कि कितने का है, अगर 60,000 का ना हो गया तो। हाँ सर। नहीं सर, यहाँ पे तो लोग दीवाने थे LIC के लिए, तो आज भी नया बिड लॉन्च कर देंगे तो आज भी आ जाएंगे। मोस्ट अवेटेड थे ये, 3 साल सिर्फ बोलते रहे कि हम क्या नाम है भेजेंगे देंगे देंगे देंगे, लेकिन 3 साल बाद दिए थे। सर ये मतलब जो गवर्नमेंट नेक्स्ट है हमारे पास 54F। 54F क्या कहता है? कहता है आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ ऑन सेल ऑफ any asset other than residential house property। ठीक है जी। आपको इन्वेस्टमेंट किस में करनी है? आपको अमाउंट इन्वेस्ट करना है इनटू न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। जिसकी की एक खासियत है, ये न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? दिस हाउस प्रॉपर्टी may be first or
second house property of person but can't be third. अब कृपया ध्यान दें, पता है क्या लिखा हुआ है बुक्स में? एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी द पर्सन शुड नॉट बी द ओनर ऑफ मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी. अब इसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं? वहां पे क्या लिखा हुआ है? जिस दिन तुमने नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ये वाली खरीदी ना, उस दिन आप एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी के ओनर ना हो. तो मैं इसको कैसे इंटरप्रेट करता हूं? मैं कहता हूं एक से ज्यादा के ना हो, यानी कि हो भी सकता है कि एक के हो और ये भी हो सकता है कि एक के ना भी हो. अगर आपके पास एक भी हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो ये आपकी पहली हो जाएगी, और अगर आप एक हाउस प्रॉपर्टी के ओनर है तो ये आपकी दूसरी हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगी. लेकिन किसी भी केस में ये आपकी थर्ड हाउस प्रॉपर्टी नहीं हो सकती. कहने का मतलब ये है, ऑलरेडी अगर आपके नाम पे दो हाउस प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हैं और आप तीसरी हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो सेक्शन 54F प्रिवेल नहीं करेगा, आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी. ठीक है जी, बात समझ में आई? अच्छा, सेक्शन 54 एक बात कहता था, ये बात मैंने आपको लिखवाना भूल गया था, लिखवा देता हूं अभी थोड़ी देर में, मुझे याद दिलवा देना. सेक्शन 54 कहता था कि अगर आपकी 2 करोड़ से ऊपर का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना, तो आप एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं. 2 करोड़ से ऊपर का अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना, तो उसको इन्वेस्ट करने के लिए आप 2 हाउस प्रॉपर्टी, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं. ठीक है जी. लेकिन अगर 2 करोड़ से कम का है तो एक ही हाउस प्रॉपर्टी में वो पैसा इन्वेस्ट करना है. जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतने की आपको एग्जम्पशन मिलेगी. 54 कहता है ऐसा. लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोला गया. यहाँ कहता है आपके पास में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जितना भी, आप उसको इन्वेस्ट कीजिए अपनी हाउस प्रॉपर्टी में, जो कि आपकी पहली हो सकती है, जो कि आपकी दूसरी हो सकती है, लेकिन किसी भी केस में ये तीसरी नहीं हो सकती. डन? लिखिए आगे. अच्छा सर, अब ये हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हमें कब तक करनी है? इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट हम कैसे करते हैं? सर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब हम किस तरीके से करते हैं इन्वेस्टमेंट? या तो हम परचेज करते हैं और या हम क्या करते हैं सर, कंस्ट्रक्शन करवाते हैं. कंस्ट्रक्शन के केस में विद इन 3 years, याद आया 54. एंड इफ इट इज द केस ऑफ परचेज देन 1 year बिफोर और 2 year आफ्टर. इसको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं. 1 साल पहले कैसे और 2 साल बाद में कैसे और कंस्ट्रक्शन में 3 साल कैसे. अच्छा जी, अगेन वही बात, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को या तो आप इन्वेस्ट कर दो न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, या फिर आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर दो. और अगेन वही बात, न केवल डिपॉजिट करना है, अब ये बातें मैं दोबारा नहीं लिख रहा, एरो से समझ में आ जाएंगी अब तो. क्यों जी? कब तक डिपॉजिट करना है सर? ड्यू डेट से पहले पहले. विड्रॉ कब तक करके इन्वेस्ट करना है सर? ड्यू डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से पहले पहले, यानी कि जितना टाइम पीरियड आपको मिला है 2 साल या 3 साल, उससे पहले पहले क्या कर देना, इसको इन्वेस्ट कर देना. और अगेन यहाँ पे वही वाली बात, न्यूली परचेज रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लिख सकते हो आप, कांट बी सेल बिफोर, बोलो कितने साल? 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज. अदरवाइज
amount exempted earlier become taxable. लेकिन इस रूल की एक एक्सेप्शन है. क्या है एक्सेप्शन? कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यानी कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपसे कंपल्सरी एक्वायर कर लिया है तो आपकी एग्जम्पशन रिमेन एग्जम्पशन. ठीक है जी. अच्छा, अब एक बात और, यहां पे एक खास बात, आपको एग्जम्पशन कितने की मिलेगी? कृपया ध्यान दें, आपको एग्जम्पशन लेने का अधिकार है जितना आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट कंसीडरेशन. ये कोई फॉर्मूला नहीं है गुरुजी, ये एक प्रोपोर्शनेट मेथड है. ठीक है जी. प्रोपोर्शनेट मिलता है हमारे को इसके अंदर, जितना अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया होता है ना. अगर हमने कैपिटल गेन जितना भी हमारा हुआ था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जितना हुआ था, वो नेट कंसीडरेशन का कितना पार्ट था, उसके प्रोपोर्शनेटली हमारे को इस सेक्शन के अंदर एग्जम्पशन मिलती है. तो हमें कैसे निकालनी होती है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट कंसीडरेशन. नेट कंसीडरेशन निकालना आता है? सेल्स कंसीडरेशन माइनस रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर. सिंपल है. बताओ यहाँ पे और यहाँ पे कुछ लिखूं क्या? यहाँ समझ में आ जाता है? हाँ वही है, सेम है. कृपया बना लें. ये 54 ईसी के अंदर ना मैंने आपको ये दो कंपनीज के नाम और लिखवा दिए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन रेलवे फाइनेंस कंपनी. तो इसको आप कंसीडर कर लीजिएगा. मैंने लिख दिया था पहले ही, लेकिन मैं भूल गया बोलना. 54 में, हाँ 54 के लिए एक नोट लिख लीजिए. सेक्शन 54 के लिए एक नोट लिख लीजिए. इफ long term capital gain is more than rupees 2 crore, then investment can be made in more than one house property, एक से ज्यादा में. तो बात समझ में आ गई. दूसरी बात में मैं क्या कहना चाहता हूं, अदरवाइज में, इफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज लेस देन 2 करोड़, देन इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इन वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. ऐसा कौन कहता है? 54 कहता है. मैक्सिमम 2 है बेटा. नहीं मतलब हाउस प्रॉपर्टी मैक्सिमम 2 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. आपको अगर 3 करोड़ का हुआ है या 2.5 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ है, तो आप 1.25 करोड़ की 2 खरीद लो, 1 खरीद लो 2 करोड़ की, 1 खरीद लो 25 लाख की, या 3 की खरीद लो, ज्यादा खरीद लो. मतलब आप 2 प्रॉपर्टीज खरीद सकते. जो चीज भी सामने से समझ में आ जाती है उसको भी क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करते हो? सर टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक बार में इजीली विश्वास नहीं होता कि बात सीधी सी समझ में आ गई है ना. मेरे साथ भी ऐसा होता था. अपने आप को कमजोर मत समझा करो. मैं भी यही सोचता था यार ये कैसे हो सकता है, 10 बातें समझ नहीं आई, 2 बातें समझ में आ गई, तो उसके ऊपर शक करता था मैं. फिर टीचर से पूछता था, टीचर कहते थे गो टू द कोर्ट, लेट द कोर्ट डिसाइड द इशू. कोर्ट में जाओ, वहां पे पिटीशन फाइल करो. कभी कभी कुछ ऐसे सवाल होते थे ना कि ऐसा है तो क्यों है, तो वो कहते थे गो टू द कोर्ट, लेट द कोर्ट डिसाइड द इशू, दे विल गिव यू एक्सप्लेनेशन.
फिर मैं कोर्ट में जाता था। कोर्ट में कैसे जाता था? कोर्ट मेरे लिए किताबें होती थी, मेरा बेरेक्ट होता था, बेरेक्ट से पूछता था, बेरेक्ट में एक्सप्लेनेशन होती थी, और करते करते एक्सप्लेनेशन लेते लेते टीचर बन गए। तो ऐसे शुरुआत हुई थी पढ़ने की, पहले थोड़ी ना पढ़ते थे। अच्छा चलो जी, ये तो था हमारे पास में, हमने सेक्शन 54F जो है वो पढ़ा। आगे चलते हैं जी, सेक्शन 54F के ऊपर ना क्वेश्चन करते हैं। एक आधा क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं करते ना, आत्मा को तसल्ली नहीं मिलती। तो लिखो जरा मेरे साथ में। हाँ जी सर, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। मिस्टर एक्स परचेज अ गोल्ड बार वर्थ ₹7 लाख एज ऑन 1/4/2003। ही इंक्लूड गोल्ड वर्थ ₹2 लाख इन इट in the year 7-8. He converted it into stock and trade as on 30 सितंबर 2014. फेयर मार्केट वैल्यू इस दिन गोल्ड बार का कितना था? 70 लाख। एज ऑन 31/12/2019 मिस्टर एक्स सोल्ड इट फॉर ₹98 lakhs, यानी कि करीब 5 साल बाद इसको जो है उन्होंने 98 lakhs के लिए बेच दिया। मिस्टर एक्स ने परचेज किया न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 15 लाख रुपए के लिए कब? 1 फरवरी 2020 को, जिसको कि उन्होंने 25 लाख रुपए के लिए बेच दिया 28 दिसंबर 2020 में। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं। क्या आप लोगों ने मेरे साथ में कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड पढ़ा है? नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, मैं अभी पढ़ा देता हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे जरा। मिस्टर एक्स ने इसको परचेज किया था कितने के लिए? 7 लाख रुपए के लिए। इसको कंस्ट्रक्ट किया कितने के लिए? 2 लाख रुपए के लिए। और इसको कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्जन इनटू स्टॉक एंड ट्रेड। अब यहां से लेकर के यहां तक इसको किसने होल्ड किया है? मिस्टर एक्स ने। तो यहां से यहां तक इनका क्या है सर? कैपिटल गेन है। और इसके बाद में इसको सेल कर दिया है, और सेल किसने किया है सर? बिजनेस ने। तो यहां से यहां तक इनकी बिजनेस इनकम। अब रूल्स क्या कहते हैं कि स्टॉक एंड ट्रेड में जो कन्वर्जन का टाइम पीरियड पे फेयर मार्केट वैल्यू है ना, जो कि करीब 70 लाख रुपए है, ये ही सेल्स कंसीडरेशन मानी जाएगी। यानी कि 70 लाख में से ये दोनों वैल्यूज इंडेक्सेशन करने के बाद, माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी, दैट इज अवर कैपिटल गेन। अब यहां पे ये क्वेश्चन पेचीदा क्यों हो जाता है? क्योंकि हमने कहा था कि कैपिटल गेन अर्न करने के बाद में उसे 2 या 3 साल मैक्सिमम के अंदर इन्वेस्ट करना। तो सर याद रखिएगा, कैपिटल गेन अराइज कौन से ईयर में हुआ था? डेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड अराइज यहां पे हुआ था। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे ना, 2 या 3 साल की 54F के अंदर, तो हम वो डेट ऑफ सेल से देखेंगे। यानी कि जिस साल हमने इसको एग्जैक्टली 98 लाख रुपए के लिए बेचा है, उस साल 2 इनकम आने वाली है, एक तो ये कैपिटल गेन और एक ये बिजनेस इनकम। और उसी साल क्योंकि यहां पे ये कैपिटल गेन आया है, इसलिए इसको इन्वेस्ट करना है 2 या 3 साल के अंदर अंदर, इस डेट से, जिस डेट पे हमने सेल किया था उस डेट से। याद रहेगा? तो हम क्या करेंगे, इस बात के लिए नोट भी लिख लेंगे। आइए, तो पहले तो इसका आंसर जो है फ्रेम करते हैं कि इस केस में क्या होगा। सेल्स कंसीडरेशन, पेन क्यों नहीं चल रहा? सेल्स कंसीडरेशन सेल्स कंसीडरेशन होगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। ये याद रखना, क्योंकि इस डेट पे बिजनेस ने मिस्टर एक्स से इसको खरीद लिया था। सर मिस्टर एक्स और मिस्टर बिजनेस
दो अलग अलग लोग हैं, बिल्कुल अलग अलग लोग हैं, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी अकाउंट्स में चाहे बोला जाए, लेकिन हम ये कहते हैं यहाँ पे दो अलग अलग हेड की इनकम है, तो हम इसको अलग अलग करके ही लेते हैं। तो कितनी दी इसकी फेयर मार्केट वैल्यू? 70 लाख। और सर यहाँ पे रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर कुछ नहीं हुए, तो वो मैं लिख दूंगा नील। मेरी नेट कंसीडरेशन आ जाएगी 70 lakhs। ओके, क्या मैं इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर सकता हूं? यहां पे आप एक लाइन और लिख लीजिए, एक्सपेंडिचर इन कन्वर्जन in stocking trade was rupees 50,000। यानी कि इसको कन्वर्जन चार्जेस कुछ लगे होंगे, कोई डॉक्यूमेंटेशन इसने करवाया होगा, तो मैं यहाँ पे 50,000 लिखना चाहता हूं। ये हट क्यों नहीं रहा यहाँ से? तो कोई नहीं, ऐसे कर दो। ऐसे कैसे गंदा गंदा लगेगा? अपनी बात हम भी ऐसे काटते हैं। अरे हम भी तो ऐसे ही काटते हैं, अब भी ऐसे ही काटो, आपकी भी कॉपी गंदी लगनी चाहिए। नहीं, मैं हमेशा साफ सुथरा काम करता हूँ। और मैंने ऐसा क्यों किया ये तुम्हें मालूम है? कोई बता सकता है मुझे कि क्या जरूरत थी? सर आगे भी तो आप हमेशा यहाँ पे नील ले लेते थे, यहाँ पे आपने क्यों 50,000 जबरदस्ती ली? क्योंकि 54F के अंदर नेट कंसीडरेशन को लेना है ना हमने, तो वो नेट कंसीडरेशन मैं चाहता हूं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से अलग हो। तो यहाँ पे कितनी है? 69,50,000 हमारी नेट कंसीडरेशन आ जाएगी, माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जी जनाब, कितने का परचेज किया था गोल्ड बार को? 7 लाख का परचेज किया था हमने। और जिस साल हमने कन्वर्ट किया वो साल कौन सा वाला था, जल्दी बताइए। 14-15 में कन्वर्ट करवाया था, तो उसी साल हम इसको सेल मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। और नीचे एक्चुअल परचेज वाली क्या डेट है? 3/4। ये मेरी बात समझ में आई कि मैंने वहां पे 18-19 क्यों नहीं ले लिया? क्योंकि सर कैपिटल एसेट कब ट्रांसफर हुआ था? किसको ट्रांसफर हुआ था? बिजनेस को। तो 14-15 का CII क्या है? 240। अच्छा जी, और यहाँ पे 3/4 का 109। 1541,284 माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कितने का था? 2 लाख रुपए का। 240 डिवाइडेड बाय इम्प्रूव कब किया था? 129। तो यहाँ कितना आ गया? 372093। तो मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया मेरा? 5036,623। चेक कर लेना जी। अब एग्जाम्पशन दे दें जी इसको। आइए, एग्जाम्पशन कैसे देंगे पहले तो बताओ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट कंसीडरेशन। बताना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था? 69 नहीं सॉरी 50 5036623 मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड कितना था? 15 लाख डिवाइड बाय नेट कंसीडरेशन 69,50,000 ना। अब एक बच्चा मेरे को कहता है लास्ट क्लास में, सर ये तो कैलकुलेटर में ई आ गया एरर, तुम्हारा ही आ रहा है ना, तो नालायको इस 0 से 0 क्यों नहीं काट लेते? 4 0 काट लो ना आपस में। बताओ अमाउंट बताओ। 1087,041 ओके जी। तो ये आ गया टैक्सेबल कैपिटल गेन। टैक्सेबल कैपिटल गेन कितना? 39,49,582। अब इसको एग्जम्पशन जो हमने दे दी थी वो छीननी भी तो है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले तो वो लिख लेंगे अपना कंप्यूटेशन ऑफ सो एंड सो जो भी लिखते हैं, और फिर लिखेंगे सेल्स कंसीडरेशन। बोलो कितना हुआ? 25 कितना? लाख 25 लाख। रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर नील। अच्छा जी, और नेट कंसीडरेशन आ गया 25 लाख। माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में एक्वायर किया था? 15 लाख में, और इसकी एग्जम्पशन छीननी है ना हमने, माइनस कर देंगे जितने की इस चोर ने एग्जम्पशन ली थी हमसे, 1087041 माइनस करो और बताओ कितना आया? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है ही नहीं। 412,959। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया इसके पास? गलत कर दिया? क्या गलत कर दिया? 2087,041 ठीक है ना? दे करके और छीन ली एग्जम्पशन, ठीक है ना? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 15 लाख थी उसकी, उसमें से अर्लियर अमाउंट एग्जम्प्टेड माइनस किया। अब इसकी एक बिजनेस इनकम भी तो निकालनी है, तो कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम पीजीबीपी में सिखाऊं? दुष्ट। बिजनेस इनकम कह रही पीजीबीपी में दिखा देना, सिखा देना, कह रही पीजीबीपी में सिखा देना। अभी क्यों सिखा रहे हो? बहुत ही आसान है। देखो पहले तो सेल्स कितने की है बोलो? 98 लाख। एक्सपेंस इन कनेक्शन विद सेल 50 नहीं है, वो तुम ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो, वो कैपिटल गेन के थे। कुछ भी नहीं है, नील है। वो रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर किसके थे? कन्वर्जन के थे। एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन, एक्सपेंडिचर इन कन्वर्जन, ठीक है? तो वो तो कैपिटल गेन के थे। आगे कहीं लिखे हैं और कोई एक्सपेंडिचर? कहीं नहीं लिखे। तो हम सेल्स पे एक्सपेंडिचर नील है,
तो नेट सेल्स कितने की आ गई? 98 lakhs की। परचेज वैल्यू कितने की थी? परचेज वैल्यू थी वही जो उसकी सेल वैल्यू थी पर्सन की। तो बिजनेस ने इसको 70 लाख रुपए पे खरीदा था ना। अब इसके अंदर इंडेक्सेशन ना लगा देना, क्योंकि इंडेक्सेशन का बेनिफिट सिर्फ कैपिटल गेन के अंदर मिलता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर नहीं मिलता। कितना हो गया ये? 28 लाख की हमारी बिजनेस इनकम है। मजा आया? अब घर जाकर के बस एक काम करना, कॉपी किताबें फेंक देना, सो जाना। अगली बारी आओगे ना, नया सवेरा मिलेगा। और देखो कितने कॉन्फिडेंट हो तुम कि अब तो सर बस बंद करने ही वाले हैं, बहुत देर हो गई, टाइम हो गया, भूख लग रही है। मतलब मुझे कहने का मौका भी नहीं देते। मेरे को कहीं से अच्छा फील हो जाए मुझे कि यार बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं लेकिन मैं ही छोड़ रहा हूँ। ऐसी गलतफहमी मत होने देना मुझे कभी भी, है ना? ऐसी खुशी दे मत देना मुझे कभी भी। फटाफट से बैग पैक कर ली। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं भी और पढ़ाना चाहूँ तो तुम लोग चले जाओगे यहाँ से। पढ़ाता रहे भाई, खुद पढ़ाता रहे। चलो जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे।